हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं बायोलॉजी से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक प्लानर जिसको फॉलो करते हुए आप नीट 25 को क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने नीट 25 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की है पूरे साल और बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है, लेकिन जब वो टेस्ट पेपर में अपेयर होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, उनके लिए मैं यहां पर एक प्लानर लॉन्च कर रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करते चले जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप इसी साल एमबीबीएस जो है वो अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए वीडियो में ज्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं नीट 25 के बारे में। देखिए, जैसा जो भी बच्चे यहां पर वीडियो को देख रहे हैं उनको इतना तो आइडिया है ही भाई कि नीट 25 जो है वो कब होने वाला है और कितने उसके अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्या उसके अंदर मार्किंग है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि भाई अगर मैं नीट 25 की बात करूं, पिछली बार क्या हुआ था नीट में, या मतलब कोविड के टाइम से ये प्रोसीजर चल रहा था कि 200 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी एनटीए ने जो कुछ मंथ पहले एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह बताया कि नीट पहले सालों की बात ही नहीं होगा, इस बार पुराने वाले पैटर्न पर। मतलब अगर मैं नीट 25 की बात करूं, नीट 25 की मैं बात करूं तो यहां पर इस बार 180 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। यहां पर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा? 180 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। और इन क्वेश्चन को अगर मैं डाइवर्सिफाई करूं तो यहां पर 4 पार्टों में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, एक आपको बोला फिजिक्स, एक बोला केमिस्ट्री, इधर जूलॉजी और उधर बॉटनी। जैसे इसको स्पेसिफिकली दोनों को कंबाइंड कर कर वो बायोलॉजी बोलता है। ठीक है, तो यहां पर एबीसी ऑफ बायोलॉजी में हम बायोलॉजी के रिगार्डिंग या जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग में यहां पर आपके लिए कुछ वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितने भी इस वीडियो को देखते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर आउट कीजिए कि यहां पर सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। यहां पर कोई क्लासेस में नहीं लेने वाला हूं, यहां पर मेरा बेसिक टारगेट सिर्फ ये है कि मैं बच्चों के लिए यहां पर एक अच्छा प्लानर सेट कर पाऊं। तो यहां पर बायोलॉजी यहां पर कंसीडर किया। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो बेटा सेम मार्किंग है जैसे पिछले टाइम से गलती आ रही थी। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो -1 डिटेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, नॉट अटेम्प्ट अगर आप करते हैं, तो नॉट अटेम्प्ट अगर आप करेंगे तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ज्यादा बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि यहां पर आप नेगेटिव क्वेश्चन सॉल्व ना करें। मतलब नेगेटिव आपका 0 होना चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं बेसिकली बेटा बोलूं, नेक्स्ट जी, देखिए नीट 25 कैसे क्रैक होगा। सबसे पहली बात तो हमें यह प्लानिंग लगानी है कि अब हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं बेटा, आज लगभग 11 तारीख हो चुकी है मार्च की, और आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम पेपर होना है वो पेपर होने वाला है फर्स्ट संडे ऑफ मई। कब होगा जी आपका एग्जाम? एग्जाम होगा मई में। और कब? फर्स्ट संडे को। फर्स्ट संडे को आपका एग्जाम होना है। तो मैं मई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा, हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो अप्रैल लास्ट तक है। तो हमारी डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल रहेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारी डेडलाइन क्या है जी? हमारी डेडलाइन है 30 अप्रैल। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 तारीख मान लीजिए भाई, है ना, ताकि कैलकुलेशन इजियर हो जाए। तो आज हमारी जो है वो 10 मार्च फॉर एग्जांपल टाइम है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो बचे हैं, ठीक है, यहां से 20 डेज आ गए और 30 डेज ये आ गए, मतलब आपके पास मैक्सिमम 50 डेज बचे हैं।
और बेटा अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं 50 डेज जो है ना, 50 डेज मैक्सिमम बोला है मैंने, सही मायने में आपके पास बचा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 डेज, ताकि आप अगर बाई चांस कोई भी ऊपर नीचे बात हो जाए, आपको ये लगे कि भाई ये टॉपिक छूट गया है, तो उस पर अपने लिए 5 से 10 दिन का आपका लास्ट मोमेंट पर टाइम होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो प्लानर है वो 40 डेज से 50 डेज के बीच रहने वाला है। तो जो बच्चे ऐसे हैं वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो 20 से 30 डेज में ही इस सारे प्लानर को कंप्लीट करें। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ा बेटर नहीं है, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है भाई। देखो बेसिकली हम लोग जो भी बच्चे यहां पर स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, XYZ, चाहे वो इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, अपनी जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेशन जो है हमारा वो मेन इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ वी अर्न, कितना हम कमा पाते हैं। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं नीट की, क्योंकि यहां नीट की बात इसलिए चल रही है क्योंकि आज के समय में ये व्हाइट कॉलर जॉब है, आज के समय में इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नीट से आपको मिल जाता है एमबीबीएस। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो देखिए एमबीबीएस की वैल्यू की बात करें, अगर हम इसको प्राइवेट में जाके करेंगे, मतलब अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तरफ सोच रहे हैं ना बेटा, तो 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे लगभग। डराना नहीं हूं जी, डराना नहीं हूं मैं आपको कि भाई आप 1 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, ये तो प्राइवेट वालों की बात चल रही है। हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लानर की जिसमें आप अभी अगर 40-50 दिन मेहनत करते हैं तो अपनी गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की जो है वो सेव कर सकते हैं, जहां पर बहुत कम फीस है। मतलब आप ये मानिए कि लगभग ना के बराबर फीस है। कुछ मेडिकल कॉलेज में ये हजारों में हो सकती है, ठीक है, 40-50,000 तो लगभग सभी मेडिकल कॉलेज के बीच आ जाती है। तो वो एक अफोर्डेबल फीस है, उसको बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, मतलब इतना आज के समय में सब लोग अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो 1 करोड़ रुपए, डेज मेरे पास बेटा बचे हुए हैं 50 दिन। मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करके दिखा, 50 दिन आपके पास बचे हुए। तो यहां अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो 1 करोड़ आपकी वैल्यू, अगर मैं 1 करोड़ को, ये 10,000 हो गया जी, 1 लाख हो गया, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं, 50 डेज मेरे पास बचा हुआ, अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं तो 10 से 10 कट गया, इतनी मैथ सबको आती है। फिर 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख रुपए। कितना बेटा? 2 लाख रुपीस। मतलब आपके 1 डे की वैल्यू 2 लाख रुपीस है आज के डेट में। क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कंसिडर करता हूं, हमेशा से ये बात बोलता हूं, अपने क्लास में भी बोलता हूं, वैसे कभी अगर मैं कोई क्लासेस लेता हूं या कभी किसी बच्चे से मोटिवेशन की बात होती है तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बेटा पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है, ठीक है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल से अपने घर तक पैदल आते हैं, अगर आप ऑटो वगैरह करके जाते तो आपका 50 रुपीज लग जाता या 100 रुपीज लग जाता। 1-2 किलोमीटर है, आप पैदल आ जाते हैं तो आप रोज अपने 100 रुपीज सेव करते हैं, अपनी थोड़ी सी मेहनत कर, ठीक है ना। तो वो आपने अल्टीमेशन अपने पैसे बचाए हैं, और बचाए हैं इसका मतलब वो पैसे कमाए हैं। तो सेम एज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं आज यहां पर इस वीडियो के माध्यम से कि बेटा आज की आपकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए, कि कैसे एक स्टूडेंट जो आज 12th पास आउट है वो कैसे 2 लाख रुपए रोज कमा सकता है। 2 लाख रुपए की आपकी कॉस्टिंग है। इन 50 दिनों में अगर आप पूरी मेहनत लगा दें और अपना सिलेक्शन सेव कर लें तो आप यहां पर 2 लाख रुपए रोज आराम से अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसकी प्राइवेट में कॉस्टिंग 1 करोड़ रुपए है। मैं एक एवरेज बच्चे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। देखिए अगर आप आज इस पोजीशन पे हैं कि भाई सर अब हमें
नहीं आता भाई कुछ भी, अभी तो 50% सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर इस पोजीशन के लिए ये वीडियो है ही। मैं बिल्कुल कड़वी बात आपसे बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है बात कि भाई देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपका 70 to 80% सिलेबस तो आज तक वाइंड अप हो जाना चाहिए था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए यहां पर बात करें तो भाई एमबीबीएस की पर डे की कॉस्टिंग आपकी 2 लाख रुपए आ रही है। अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, आज के समय में अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो बेटा फिर मैं घंटे से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर 0 से 0 कट गया और आपके पास आ गया 20,000 रुपए घंटा। तो आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आती है 20,000 रुपए। 1 घंटे की कॉस्ट है आपकी 20,000 रुपए। तो आज के समय में आप अपने 1 घंटा तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे 1 से 1.5 महीना तक अपने रूम से बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दिया था। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने रूम के अंदर बंद हो जाइए, आपको नीड है तो बाहर निकलिए, अदरवाइज आप इन 40-50 दिनों तक अपने रूम में अपनी बुक्स के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कीजिए। वो आपका कैरियर सेव करेगा, वो आपकी जिंदगी बनाने वाला है। तो यहां पर आवर की जो कॉस्ट आ रही है वो 20,000 रुपए आ रही है बेटा। आप एमबीबीएस कर लेंगे तो इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो भी बच्चे अच्छे तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये वीडियो जानी चाहिए। मैं आपका कुछ समय ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आप कितने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो एग्जाम है ये ऐसे नहीं निकलता भाई। 20-20, 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। पिछले साल 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, इस बार भी 20-22 लाख बच्चे कम से कम फॉर्म भर देंगे और सिलेक्शन होना है कुछ हजार बच्चों। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो लगभग 20-25 हजार सीटों तक ही मतलब रैंक तक ही आपको कॉलेज मिल पाता है। तो लगभग 20-25 हजार सीट ही है हमारे पास गवर्नमेंट। तो आपको इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपकी तैयारी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लानर अपनी साइड से मेंशन करता हूं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और वो भी अगर इस तरीके से फॉलो अप करेंगे तो यहां पर आसानी से वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी है आपकी बाइबिल, आपकी कुरान, आपकी गीता, आपका ग्रंथ, जो भी धर्म को आप मानते हैं उसे ये मान लीजिए कि भाई हमारा जो आज के समय में सबसे बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है एनसीईआरटी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, उसका नाम है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन भूल जाओ। गवर्नमेंट में तो नहीं होने का साथ, ठीक है, गवर्नमेंट में तो नहीं होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सवाल पूछता है नीट, तो अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेंगे तो बेटा बहुत फायदा होने वाला है हमें। तो सबसे पहले, अब इतना समय नहीं है कि आप प्रॉपर दोबारा से नोट्स पढ़ें, प्रॉपर से दोबारा से क्लास ले, नहीं, वो समय जा चुका है। और अगर आज आप इस कंडीशन में हैं तो फिर हम लोग मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता हूं कि अभी आप रेडी नहीं है इस एग्जाम के। तो जो बच्चे यहां पर रेडी हैं उनके लिए वीडियो है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करता हूं क्योंकि मेरा लेना देना बेसिकली बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजी में बात करूं, 90 क्वेश्चन आने हैं, 360 मार्क्स हैं, 360 आउट ऑफ 360 ही आने चाहिए। उससे कम जितने आएंगे उतना फिजिक्स में प्रेशर बढ़ने वाला है साहब। और हजारों बच्चों के 360 में से 360 आते हैं, तो अगर आप हजारों में स्टैंड नहीं कर सकते तो फिर सिलेक्शन की बात मत कीजिएगा। तो 360 आउट ऑफ 360 की फाइट आपको बायोलॉजी में करनी पड़ेगी। जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसर्न ये है कि आप अपनी एनसीईआरटी को जल्दी से ब्रूश अप कीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका एक प्लानर सेट करता हूं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 10 घंटे, तो मैंने इन 10 घंटों को कैसे डिवाइड किया
मैंने डिवाइड ये किया कि साहब मैंने 3 घंटे निकाल दिए फिजिक्स के लिए, 3 घंटे निकाल दिए केमिस्ट्री के लिए, और 2+2 मतलब जूलॉजी और बॉटनी के लिए मैंने यहां पर निकाल दिए 4 आवर्स। ठीक है, इतना मैंने यहां पर अरेंजमेंट सेट किया है। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, आई हैव 4 आवर्स, मेरे पास रोज के 4 घंटे कम से कम बायोलॉजी पढ़ने के। अगर मैं एनसीईआरटी को स्पेसिफिकली लाइन बाय लाइन एक साथ रीड भी कर रहा हूं, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा कि 4 घंटे में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आज के समय में। आई थिंक अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको पर डे कम से कम एक यूनिट आपको एनसीईआरटी से पूरा का पूरा थ्रू आउट करना चाहिए, लाइन टू लाइन। जहां एनसीईआरटी बोल्ड करके लिखता है उसको जरूर पढ़ें, समरी जरूर पढ़ें। मैं समरी लिख देता हूं साहब, समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का डायग्राम, जी हां, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम आपको लेबल्ड होना चाहिए, प्रॉपर याद होना चाहिए। एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम ये आपका पूरा पक्का होना चाहिए। पर डे एक यूनिट आपको कवर करनी। अब मैं 11th पे जा रहा हूं। पहली यूनिट छोटी है, एक दिन में हो जानी चाहिए। सेकंड यूनिट छोटी है, मॉर्फोलॉजी से लेकर मतलब मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन में हो जाना चाहिए। आज इस पोजीशन पे हम हैं। थर्ड यूनिट सेल वाली है, हो जाएगी एक दिन में। प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी क्योंकि 2 चैप्टर काट चुका है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में भी बेसिकली क्या है बेटा कि प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर में भी उन्होंने पीछे का सारा पार्ट कट कर दिया था, अब तो सिर्फ हार्मोन्स बचे हैं। और एक बात और मैं आपको नोटिस कर दूं कि जो मतलब मॉर्फोलॉजी में आप जो 4 फैमिली नया देख रहे हैं सिलेबस में, वो सारे फैमिलीज को भी एक बार आप टैली ऑन करके जाइए, है ना। एटलीस्ट कम से कम ब्रेसिक ऐसी जरूर पढ़ के जाइएगा, उसका फ्लोर फॉर्मूला हमारे पास रेडी। ठीक, फिर एनिमल फिजियोलॉजी को मैं देता हूं 2 दिन, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी चलिए लेंथी टॉपिक्स हैं, ज्यादा चैप्टर्स भी हैं, तो कम से कम 2 दिन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 और 2 6 मतलब 6 दिन मेरे पास हैं। 6 दिन को एक दिन और ऐड कर लिया, मतलब मेरे पास 1 वीक है बेटा। 1 वीक में हमारा पूरा 11th कंप्लीट होता है। सेम एज अगर मैं 12th पे जाऊं, एक दिन में फर्स्ट यूनिट बिल्कुल आराम से। सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स वाली है, उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समय लेता है, तो इसलिए मैंने उस यूनिट को 2 दिन दिए। मतलब एक दिन में मॉलिक्यूलर बेसिस, एक दिन में इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। ठीक है, डन। आधा आधा करके कर सकते हैं आप। फिर माइक्रोब्स वाली जो यूनिट है वो तो बहुत आराम से हो जाएगी पूरी, क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मुश्किल से मुश्किल आधा पौन घंटे का चैप्टर है। और इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो सब आप शुरू वाले चैप्टर्स में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है जी, तो यहां पर एक दिन देता है इसके लिए, बायोटेक के लिए एक दिन और इकोलॉजी के लिए भी एक दिन। तो आपके पास ये फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 और एक दिन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, मतलब 1 वीक। तो 2 वीक में सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में आपने अपनी पूरी बायोलॉजी वाइंड अप कर ली है। ये आपका बिल्कुल मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब पार्ट टेस्ट का टाइम भी नहीं बचा है, तो जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट टेस्ट दे चुके होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो आज ही जागना चाहता है, तो वो भी इसको कर सकता है बेटा। तो यहां पर फिर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि साथ साथ पर डे जो जो यूनिट आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसका एक एक पार्ट टेस्ट आप देते जाए, है ना। तो पर डे आपका एक यूनिट कंप्लीट करनी है और उसका एनसीईआरटी बेस्ड जो पार्ट टेस्ट है वो आपको देना है, ताकि आपका जो भी तैयार हो रहा है वो पूरा हो जाए रेडी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर ये प्लानर आपका सेट होता है 2 वीक तक, तो जैसे 6 दिन में हमारा कंप्लीट हो गया, 7वें दिन एक फुल पेपर दीजिए 11th का। ऐसे ही 7वें दिन रिवीजन कीजिए एक बार पूरा सिलेबस दोबारा से, पूरी एनसीईआरटी, और एक 12th की पूरी एनसीईआरटी का एक फुल पेपर दे दीजिए। इसके बाद बायोलॉजी हो गया खत्म साहब। 14 दिन तक आपकी बायोलॉजी पूरी खत्म हो गई। अभी हमारे पास बचे हैं 50 में से 14 गए।
ठीक है, मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो भाई, मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा। 50 में से 14 डेज हटा दीजिए, ठीक है, 6 और 36 डेज आपके पास अभी भी बचे। तो ये जो 36 डेज बचे हैं, इनमें अब दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको रोज एक फुल सिलेबस पेपर लगाना है। रोज एक फुल सिलेबस पेपर लगाना है, और इस फुल सिलेबस पेपर में आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपके 100% श्योर हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं एक एवरेज चाइल्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर मैं एक एवरेज बच्चे के रेस्पेक्ट में भी बात करूं तो देखो बेटा क्या है, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक एवरेज बच्चे की बात करता हूं, तो एक बच्चा अगर 90 क्वेश्चंस लगाता है, तो 90 क्वेश्चंस में से मैं ये मानता हूं कि 70 से 80 क्वेश्चन उस बच्चे के आज के समय में ठीक है, जो इस तरीके से प्लानिंग करके जा रहा है। मतलब 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां वो उन क्वेश्चंस को छोड़ता है या वो गलत करता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप गलत ना करें साहब, आप उन क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाकर उनको सही या गलत में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं। मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो 2 क्वेश्चन के उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन तो आप जल्दी से इलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन जो हैं उनमें आप फंसते हैं। तो उससे बचने का तरीका यह है कि भाई अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दे, तो अब बी ए गुड स्टूडेंट, आपको क्या दिखाई देगा, भाई 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, इस टॉपिक में दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन के टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक आपको स्टडी करना है। ब्लैक से कर लेते हैं, है ना, वही टॉपिक आपको स्टडी करने हैं जिनके क्वेश्चंस आप छोड़ के आए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखो, मैंने माना एक एवरेज स्टूडेंट 10 टॉपिक में क्वेश्चन छोड़ के आया है, 10 टॉपिक ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में 10 पेज पे खत्म हो गए होंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने अभी एनसीईआरटी एक एक दिन में एक एक यूनिट खत्म की है, तो क्या हम 10 टॉपिक पर डे नहीं पढ़ सकते? लेकिन आपको अब ये 10 टॉपिक ऐसे पढ़ने हैं कि आज के बाद फ्यूचर में जितने भी फुल पेपर आप इसके लिखेंगे, उनमें इन टॉपिक का क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। हर बार क्या होगा पेपर में, हर बार आपके डिफरेंट टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आगे के 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और आप उन 10 नए टॉपिक को पूरी रात में पढ़ लेंगे 2-3 घंटे में, और फिर नेक्स्ट डे दोबारा एक पेपर। कितने टॉपिक गलत कर लोगे यार, कितने टॉपिक गलत कर लोगे? 100 टॉपिक थोड़ी ना गलत हो जाएंगे। अगर 10 दिन तक भी ये प्रोसेस चला, तो आप खुद देखिएगा कि ये 10 टॉपिक गिरकर 2 से 3 टॉपिक में आकर रुक जाएंगे, कि कुछ ही समय बाद आपके एग्जाम पेपर में बायोलॉजी में 1 या 2 क्वेश्चन ह्यूमन एरर से गलत होता होगा, जैसे कि कोई डाटा भूल गए, जैसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, डायग्राम मिस कर गए, फिर उसको ही पढ़ते जाना है। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज और देखिए, हमने 36 पेपर फुल सिलेबस की बात की है। मैं इसको और कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर 30 पेपर भी मान लूं, और आपने यूनिट वाइज एक एक पेपर दिया था, चैप्टर वाइज, मतलब यूनिट वाइज, और एक पूरा 11th पूरा 12th, लगभग ये 40 टेस्ट पेपर अप्रॉक्स बैठ चुके हैं, मोटा मोटा कैलकुलेशन। तो अगर 40 पेपर आप 90 क्वेश्चन के लगाते हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन है ना बेटा मेरे पास, 90 क्वेश्चन इंटू 40 पेपर्स, 3600, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी एग्जिस्ट भी नहीं करती। ऐसा थोड़ी है कि 5000 क्वेश्चन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अब इतनी छोटी किताब है कि 1000-1200 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो टॉपिकों से स्पेसिफिक घूमते हैं। आप 3600 क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आप पहले ही, अगर मैं 1200 मानूं तो 3 गुना क्वेश्चन फालतू कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है
तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ रहा है, आप पेपर को जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। जितना जल्दी आप पेपर को सॉल्व करेंगे उतना आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम बचेगा, आप आसानी से अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेने के लिए बायोलॉजी आपको 360 आउट ऑफ 360 करनी है, मैंने पहले भी बोला आपसे। तो 360 आउट ऑफ 360 करने का ये सबसे छोटा और आसान तरीका है। अगर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी बातें सही लग रही हैं तो प्लीज यहां पर लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हां सर ये आप सही कोट कर रहे हैं, आज भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आज भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इससे आप टेंशन मत लीजिए। इस प्लानर के अकॉर्डिंग अगर आप चल गए तो सिलेक्शन आपका आज भी हो जाएगा साहब। तो देखिए 360 आउट ऑफ 360 पे मैं लेके जा रहा हूं यहां पर आपको, तो यहां पर 3600 क्वेश्चन बैठते हैं। जितने दिन इसके बाद एक्स्ट्रा मिले उनमें रोज एक फुल पेपर देते जाइए। जब इस पोजीशन पे आ जाओ कि बायोलॉजी में लगभग सभी क्वेश्चन ठीक होते हैं तो फिर ईश्वर का ध्यान कीजिएगा और पेपर देने जाइएगा। आई होप आपका बहुत शानदार पेपर होने वाला है। और देखिए एक चीज और है, अगर मैं एग्जाम पेपर की बात करूं, मैं नीट 25 की बात करूं, तो देखिए अगर 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्कुल इजियर कैलकुलेशन आपके साथ कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे टेस्ट पेपर से सारा पेपर आएगा, आप जहां भी पढ़ते हैं जिससे पढ़ते हैं सबके अच्छे हैं यार, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, बात खत्म। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेटा एक बात देखिए, अगर मैं ये भी मान लूं कि 70 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, सिर्फ 70 क्वेश्चंस आपको नीट 25 में वो मिल गए जो आपने यहां मतलब अपने टेस्ट पेपर्स में किए थे, तो इन 70 क्वेश्चंस को आप लगभग आधा मिनट में एक कर दोगे, मतलब 30 से 35 मिनट में ये 70 क्वेश्चन आपके सेफ। अगले 10-15 मिनट के अंदर आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब 40 से 50 मिनट के अंदर आप 90 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, और जो कि आपके बिल्कुल एक्यूरेट भी है। अब आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5-5, 10-10 मिनट फालतू आ गए, उनको आप वहां पर अप्लाई कर कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 की रेस्पेक्ट में मैं बात करूं बेटा, तो देखो एक बात और यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए वैसे तो पेपर का कुछ पता नहीं भाई कि मेरिट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, है ना, पिछली बार बहुत ज्यादा हाई चली गई, इतनी हाई नहीं जाती थी पहले, वो एक अपना कंट्रोवर्सी वाला मामला है, उस पर फंसना नहीं। लेकिन मुझे एक चीज और नोटिस यहां पर लगती है, मैं अगर बेसिक बातें आपको बताऊं तो आप एक बात सोचिए भाई, पिछले साल की मैं बात करता हूं, है ना, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई डाटा नहीं दे रहा आपको, मैं एक ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा हूं भाई। लगभग आप ये मानिए कि जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनमें से 1 लाख बच्चा ऐसा है जो सिलेक्शन की रेंज में है, मतलब जो 600 प्लस मार्क्स लाता है। पिछले साल 20-25 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जिन बच्चों के 360 मतलब 650 प्लस मार्क्स थे, उनको लगभग कॉलेज मिल गया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब 650 से नीचे वाले जो बच्चे हैं, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, मैं नॉर्मल कैलकुलेशन आपसे बता रहा हूं, 650 से 600 तक वाले जो बच्चे हैं वो आपसे पहले ही 1 साल पहले सुपीरियर है। और अगर ये बच्चे 10-15 हजार भी हैं तो 15,000 सीट तो इनकी सेफ हो गई अगर ये पूरे साल पढ़ गए होंगे तो, क्योंकि अगर इन्होंने पूरे साल दोबारा मेहनत की है तो आज ये 600 पर तो नहीं होंगे, आज ये 700 के करीब खड़े होंगे। इट मींस ये है कि मेरिट नीचे गिरने के चांसेस मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है, बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा या जो भी प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि भाई हम 650 से नीचे सेफ नहीं हैं, और अगर 650 से नीचे सेफ नहीं है तो बेटा आपका अब क्या फर्ज बनता है कि बायोलॉजी आपको करनी पड़ेगी पूरी 360 की, पूरी 360 की आपको बायोलॉजी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी 360 की नहीं करते तो फिर तो 650 नहीं पहुंचता जी स्कोर। मतलब आप बायो में 5 सवाल गलत करके आओगे क्या? अगर बायो में 5 सवाल गलत करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा सर, क्योंकि बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं
फिजिक्स या केमिस्ट्री, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि उनमें एक दो क्वेश्चन मिस्टेक्स होने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कई बार कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाता है, तो मतलब 100% वहां एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, बहुत कम बच्चों की है। और जिन बच्चों की वहां भी 100% एक्यूरेसी है वो रैंकर है, वो रैंकर बच्चे, ठीक है ना, वो इन सब चीजों से आगे निकल चुके हैं, वो लगभग 50 पेपर लगा चुके हो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो 360 आउट ऑफ 360 की बात हो गई। फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एवरेज पेपर आता है, आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, एटलीस्ट कम से कम पी ब्लॉक जरूर पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी से, उससे बाहर कुछ आना नहीं है, वो नीट के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा भाई, है ना। बाकी वो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको मैं अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यहां अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, केमिस्ट्री में लगभग 35 जो क्वेश्चन होते हैं 35, वो एवरेज बच्चा सॉल्व करता है, मतलब 140 की फाइट वहां कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आपने तो बहुत अच्छे से तैयारी की है, इसी प्लानर पर आप एनसीईआरटी से उसको पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, तो वहां पर आपका जो स्कोर है वो 160 प्लस आना चाहिए, 160 प्लस आपको मार्क्स वहां पर लाने पड़ेंगे। अब जितने ज्यादा आप ले आए वो आपका स्कोर डिसाइड करेगा, तो मैं यहां पर 160 बिल्कुल मिनिमम मान के चल रहा हूं साहब बायो केमिस्ट्री में। तो इन दोनों में आपके जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए 520, और 520 अगर मार्क्स आपके आते हैं, फिर आपके पास बचा फिजिक्स में लगभग 30 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, तो 120 नंबर वहां बच्चा लाता है। हम 640 पर पहुंच गए हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं, हमें 10 15 20 नंबर यहां बढ़ाने हैं और 660 सेव करने, और जितना आप इतना स्कोर बढ़ाएंगे, यहां 170 लाएंगे, वहां 670 हो जाएगा, वहां पर 150 लाएंगे, यहां 680 हो जाएगा। आप अपने स्टेट से दिल्ली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आप 700 प्लस लाएंगे, आप 710 प्लस लाएंगे, आप एम्स की तरफ अपने आप को देखना शुरू करें। तो बच्चों, आज मैंने यहां पर आपके लिए एक छोटे सा ये प्लानर बताया कि अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करके अपनी सारी चीजों को वाइंड अप करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये बिल्कुल अंतिम समय है, कोई फेस्टिवल नहीं मनाना साहब, कोई भी जो फेस्टिवल आ रहा है उसको बस नॉर्मल सेलिब्रेट कर लीजिए, उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटा 2 लाख के बराबर है, आपको अभी समझाया सारा कैलकुलेशन। तो आप अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने रूम में रहिए, अपना प्रॉपर तैयारी करते जाइए, टेस्ट पेपर्स जहां आप दे रहे हैं देते चले जाइए, और ईमानदारी के साथ अपने आप को सेल्फ जज करते चले जाइए। अगर आप ईमानदारी से अपने आप को सेल्फ जजमेंट करते जाएंगे, तो आपको आपका आइडिया हो जाएगा, आपको अपनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर ये आप अचीव कर गए, तो आपका सिलेक्शन आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर वीडियो का माध्यम सिर्फ ये था कि जो बच्चे आज भी ये फील करते हैं कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके लिए क्या प्लानर है, ये मैंने यहां पर आपको शेयर किया। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।